बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चुंबकीय वेक्टरों एच, वी तथा आई में संबंध स्थापित करेंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में बच्चों 3 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही आसान डेरिवेशन है। एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको 100% पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी पदार्थ को अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो पदार्थ भी क्या करता है बच्चों, चुंबकीय गुण को प्राप्त कर लेता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, अगर हम किसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पदार्थ में भी एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, या फिर मैं ये कहूँ उसके अंदर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चलिए मैं स्क्रीन पर समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो मान लीजिए स्टैंड, मैं ये कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है, मैं कोई मटेरियल यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई पदार्थ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों इधर से आ रही हैं, इधर को ये इसमें पास होकर जा रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये कोई पदार्थ है तो हम लोग जानते हैं बच्चों, पदार्थ जो होता है बच्चों, प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणु से मिलकर के बना होता है, ठीक है। वो पदार्थ के भीतर परमाणुओं में अन्योन्य क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है, जिससे पदार्थ के भीतर परमाणु के प्रभावित क्षेत्र बन जाते हैं, जिसमें हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि अगर मैं किसी मटेरियल की अगर बात करता हूँ बच्चों, मान लीजिए कोई मटेरियल है, ठीक है, तो प्रत्येक पदार्थ का तो बहुत सारे लाखों करोड़ों मिलियंस एटम से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और इन एटम के अंदर बच्चों क्या होता है, अन्योन्य क्रियाएं होती रहती हैं, जिस वजह से क्या होता है बच्चों, पदार्थ के भीतर परमाणुओं के प्रभावित क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें हम डोमेन कहते हैं। चलिए मैं कोई डोमेन आपको बता कर दिखा रहा हूँ। मान लीजिए एक प्रभावित क्षेत्र ये है, एक ये है, ठीक है। मान लीजिए एक ये बन गया, एक इधर बन गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे ये एरियाज बने बच्चों, इन्हीं एरिया को बच्चों हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। कहते हैं बच्चों, डोमेन कहते हैं, ठीक है। अगर ये पदार्थ किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं होता है तो इन डोमेनों की जो अक्षें होती है बच्चों, वो इधर उधर अस्त व्यस्त रहती हैं। यानी एक बार फिर से बता रहा हूँ बच्चों, अगर ये पदार्थ किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता है, इन चुंबकीय क्षेत्र में नहीं होता है, तो इन डोमेनों की जो अक्षें होती है बच्चों इस प्रकार अस्त व्यस्त रहती हैं कि जो नेट चुंबकत्व होता है इसका, वो क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, ठीक है। यानी इसका जो अगर हम नेट अगर चुंबकीय गुण देखें तो वो कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। समझाया मैंने, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखिए कि अगर हम किसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो इनके डोमेन की जो अक्षें होती हैं बच्चों, इस प्रकार अस्त व्यस्त रहती हैं, जिसका चुंबकीय गुण क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। अब जैसे बच्चों हम इस पदार्थ को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो डोमेन होते हैं, जो डोमेन है, इनकी जो अक्षें होती है बच्चों, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होती हैं, संरेखित हो जाती हैं। क्या होती है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती हैं। मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये समझिए, ठीक है बच्चों। इस वाले केस में चुंबकीय आघूर्ण का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, इस बात को याद रखें। ये कब होता है, जब कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होता है तब उसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। लेकिन जैसे ही हम किसी इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो इसका जो डोमेन होते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं, जिस वजह से इसका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, तो उसके जो डोमेन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं और इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो फार्मूला समझिए। तो ठीक है, तो देखिए फार्मूला हम समझते हैं। देखिए उस चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है, देखिए V समानुपाती होता है बच्चों H प्लस I के, H प्लस I के, जहां B क्या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, H है बच्चों चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और I है बच्चों चुंबकन की तीव्रता। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, V है प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो इस मटेरियल के अंदर उत्पन्न हो रहा है, H है चुंबकन की तीव्रता और ये चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और I है बच्चों चुंबकन की तीव्रता, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अगर हम इसको समानुपाती को हटा करके अगर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, चलिए हम लगा रहे हैं, तो देखिए तो यहाँ पे बच्चों जब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे एक समानुपाती नियतांक लगाएंगे मी नॉट, क्या लगाएंगे बच्चों, मी नॉट, और ये जो H और ये प्लस में I था बच्चों आपको सेम H रहेगा, ठीक है। जहाँ बच्चों मी नॉट क्या है, मी नॉट है बच्चों निर्वात वायु की चुंबकशीलता, जहाँ मी नॉट क्या बच्चों निर्वात वायु की चुंबकशीलता है, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों मी नॉट की, मैं बता चलूँ
म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, अब बच्चों अब हम चलेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा से। ये मैंने आपको पढ़ाया, चुंबकीय प्रवृत्ति की जो परिभाषा होती है बच्चों, चुंबकीय प्रवृत्ति को लिखते हैं बच्चों हम जीटा से। कैसे लिखते हैं बच्चों? हम जीटा से लिखते हैं। इसको जीटा बोलते हैं, एक्स नहीं जीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है I/H। I/H होता है। ठीक है, और वैसे बच्चों अगर यहाँ से अगर मैं I का मान निकालता हूँ इसका अपने वन मान के, तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा बच्चों, I इजिकल टू हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा जीटा एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीटा एच हो जाएगा। तो इस फार्मूले में यहाँ पर हम क्या रखेंगे? जीटा एच पोर्ट कर देंगे। तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा, ये वी इजिकल टू म्यू नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा एच प्लस आई की जगह क्या आएगा बच्चों? जीटा एच आएगा। क्या आएगा बच्चों? जीटा और ये एच आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, यहाँ से देखिए, यहाँ से बच्चों आई को सॉरी एच कॉमन हो रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए। तो बच्चों ये बी इजिकल टू हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, यहाँ से एच कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, 1 प्लस जीटा और इधर ही बच्चों एच आ जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो ये यहाँ पे चलो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम चलेंगे चुंबकशीलता की परिभाषा से। चुंबकशीलता यानी म्यू की परिभाषा क्या होती है? देखिए, तो ये परिभाषा किसकी? चुंबकीय प्रवृत्ति की, यानी ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने किस लिखा है? चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा से। चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा से है, ठीक है, कि परिभाषा से। ये मैंने आपको पढ़ाया था इससे पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों अब देखिए मैं इस बी का मान लिखना चाह रहा हूँ। देखिए वो उसके लिखेंगे, अब लिखेंगे हम, देखिए चुंबकशीलता की परिभाषा से। चुंबकशीलता की परिभाषा से। चुंबकशीलता की परिभाषा क्या होती है? ये होती है म्यू इजिकल टू बी अपॉन एच। म्यू इजिकल टू बी अपॉन एच होता है। अगर यहाँ से मैं बी का मान निकालूं बच्चों अपॉन 1 मान के, तो ये बी बराबर हो जाएगा बच्चों आपका, ये बी बराबर हो जाएगा म्यू एच। क्या हो जाएगा? म्यू एच हो जाएगा। अपॉन 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए इस बी की जगह जो बी आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसे हम क्या लिख देंगे? म्यू एच लिख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा म्यू एच इजिकल टू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा ब्रैकेट और ये एच हो जाएगा। अब एच बच्चों, एच यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एच, तो ये बचेगा, देखिए म्यू बचा और म्यू के अपॉन में इसको लेकर आइए, तो बच्चों ये हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर बचेगा बच्चों 1 प्लस आपका जो होगा जीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो देखिए म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है? ये होती है आपेक्षिक चुंबकशीलता। मैं बताऊँ, देखिए परंतु, इधर लिख देते हैं परंतु म्यू अपॉन म्यू नॉट ये होता है बच्चों म्यू आर, ठीक है। आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है बच्चों? ये इसको बोलते हैं बच्चों आपेक्षिक चुंबकशीलता। लिख देता हूं मैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया टर्म्स, ठीक है। आपेक्षिक चुंबकशीलता का फार्मूला क्या होता है? म्यू आर इजिकल टू होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू अपॉन म्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू आर लिख सकते हैं, यानी म्यू आर बन जाएगा, यानी बनेगा म्यू आर इजिकल टू 1 प्लस जीटा, ठीक है। और ये बच्चों ये डायरेक्शन पूरा प्रूव हुआ। आई होप का कुछ समझ में आया होगा। यानी म्यू अपॉन म्यू नॉट हम क्या लिख दिया बच्चों? म्यू आर लिख दिया। जैसा कि हम जानते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं बच्चों, कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है, जिसको हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपको फार्मूला यहाँ पे आपको प्रूव करने आता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है, ये बी समानुपाती होता है एच प्लस आई के, ठीक है। फिर हम इसको समानुपाती की जगह इक्वल साइन लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं म्यू नॉट, ठीक है, जिसे निर्वातीय वायु की चुंबकशीलता कहते हैं, जिसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखी चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा निकाली, क्या होती है? जीटा इजिकल टू आई अपॉन एच। ये मैंने आपको समझाया भी है पिछले वीडियो लेक्चर में। यहाँ से आई का वैल्यू निकालेंगे तो आई का वैल्यू हो जाएगा बच्चे आपका जीटा एच। तो यहाँ पे आई की जगह जीटा एच रख लीजिए, फिर यहाँ से एच कॉमन आ जाएगा, एच से एच देखिए। हाँ, पहले आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए इस बी का वैल्यू कैसे निकाला? चुंबकशीलता की परिभाषा से। ये मैंने आपको पढ़ाया पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो बी का मान क्या आएगा बच्चे? यहाँ से म्यू एच आएगा। यहाँ पे म्यू एच रखेंगे तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से म्यू बचेगा और यहाँ वाला जो म्यू नॉट है बच्चे इसके अपॉन में आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस जीटा बचेगा, ठीक है। और म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या बनता है बच्चों? आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है, जिसे हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन है बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, याद रखना, वेरी मोस्ट ये डेरिवेशन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसकी तैयारी जरूर करें, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।